पेडागोजी विद कमल फौजदार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। टॉपिक चल रहा है अपना मापन एवं मूल्यांकन, जो कि टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट मेंस, वरिष्ठ अध्यापक, यानी ऐसे कह सकते हैं कि कोई सा ही टीचर भर्ती का कोई सा ही एग्जाम हो उसमें ये टॉपिक आता ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि समझने पर आधारित है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। रटना नहीं है, बिल्कुल अपन समझ के पढ़ेंगे। देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन दोनों को अपन अलग अलग करके पढ़ेंगे, दोनों में ही बहुत अंतर है, सवाल दोनों से ही आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अपन रटने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल समझने की कोशिश करेंगे। मापन, जैसे नाम से पता चल रहा है, मापन को अपन समझते हैं, जैसे किसी वस्तु की लंबाई 7 मीटर है, ये क्या है? मापन है। क्या है? मापन। जैसे किसी बच्चे ने पेपर में 10 में से 7 अंक प्राप्त किए, ये क्या है? मापन। क्या है? मापन। यानी किसी भी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान होता है, वो मापन कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? मापन कहलाता है। अब इससे आगे अपन बात करते हैं कि जैसे किसी बच्चे ने 10 में से 7 अंक प्राप्त किए, क्या है? मापन। लेकिन अब मापन करने के बाद मूल्यांकन स्टार्ट होता है, क्योंकि मूल्यांकन स्टार्ट नहीं होगा, डायरेक्ट मूल्यांकन अपन नहीं कर सकते बच्चे का। पहले क्या होगा? मापन, और मापन के बाद क्या होगा? मूल्यांकन। जैसे अपन बात करें कि बच्चे ने 7 अंक प्राप्त किए हैं, बच्चे ने 7 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये तो क्या हो गया? मापन। मापन के बाद क्या होगा? मूल्यांकन स्टार्ट होगा। बच्चे ने 7 अंक प्राप्त क्यों किए? मैंने तो इस तरह पढ़ाया था बच्चे को कि बच्चे के 10 में से 10 अंक आने चाहिए थे, लेकिन 7 अंक क्यों आए? तो 7 अंक क्यों आए? 7 अंक तब आए होंगे या 3 सवाल गलत किए हैं, या फिर 3 सवालों को गलत किया है, या 3 सवाल बच्चे को आते ही नहीं है। बच्चे ने 3 सवाल गलत किए हैं या बच्चे को 3 सवाल नहीं आते हैं, इसका पता लगाना क्या होता है? निदान। क्या होता है मित्रों? निदान होता है। जैसे किसी भी गलती का पता लगाना या किसी गलती के कारणों का पता लगाना निदान कहलाता है। क्या कहलाता है? निदान। जैसे 10 में से 7 अंक प्राप्त किए हैं, तो बच्चे ने 3 सवाल या तो किए ही नहीं है या गलत किए हैं। तो गलत क्यों किए? गलती के कारण का पता लगाना, गलती के कारण का पता लगाना निदान कहलाता है। अब अध्यापक पता कर लेगा कि बच्चे ने 3 सवाल क्यों गलत किए, कि बच्चे को आते नहीं थे या फिर बच्चे के समझ में नहीं आए, 3 सवाल क्यों गलत किए हैं। तो अब उस गलती को क्या करेगा? दूर करेगा तो क्या कहलाएगा? उपचार। और निदान और उपचार दोनों ही किस में आते हैं? मूल्यांकन में। ये पॉइंट लिखा हुआ है, मैं आपको समझा चुका था कि मापन के अंतर्गत निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव है, क्योंकि निदान और उपचार दोनों ही किस में चलते हैं? मूल्यांकन में। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान है, जबकि बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, कितने अच्छे अंक प्राप्त किए, इसका निर्धारण मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात मापन हमें यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन यह बताता है वस्तु कितनी अच्छी या बुरी है। देखो मित्रों, मापन के द्वारा हमने यह पता कर लिया कि बच्चे ने 10 में से 7 अंक प्राप्त कर लिए, ये तो क्या था? मापन। अब ये अंक ज़्यादा हैं या कम हैं? बच्चा मेरिट में आया कि नहीं आया? कौन सी रैंक आई? बच्चा 10 में से 10 कैसे अंक ला सकता था? ये किसके अंतर्गत आएगा? मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पहले बच्चे का मूल्यांकन हो चुका है, वहाँ से पहले बच्चे का मापन हुआ है, मापन से स्टार्टिंग होती है मूल्यांकन की। कि बच्चे ने 7 अंक प्राप्त किए, यहाँ तक तो क्या था? मूल्यांकन था।
और 7 अंक से आगे बच्चे ने 3 अंक सवाल क्यों गलत किए, कि 3 सवालों को कैसे सही कर सकता था, क्या क्या कमियां रहीं, उन कमियों को दूर करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। अगला पॉइंट देखो, मापन संख्यात्मक या परिमाणात्मक होता है। जैसे पेपर लिया 10 नंबर का, 10 नंबर में से अपन ने बच्चे ने 7 सवाल सही किए हैं, एक नंबर के हैं प्रत्येक 7 सवाल, तो बच्चे को 7 नंबर दे दिए। यहाँ तक तो क्या था, मापन था। तो मापन संख्यात्मक या परिमाणात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन कैसा होता है, गुणात्मक होता है। जब बच्चे के केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच हो तो मापन कहलाता है, और जब ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों पर बल दिया जाए तो मूल्यांकन कहलाता है। मित्रों इसको समझो, जब बच्चे को केवल पढ़ाई से संबंधित, जैसे टेस्ट लिया जाए, जब पढ़ाई से संबंधित पूछा जाए, केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच हो, जैसे बच्चे को पेपर दिया और बच्चे ने 10 में से 7 सवाल सही किए, ये क्या है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच है, तो क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। और इसके बाद बच्चे से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू पर कि बच्चे पढ़ा क्यों नहीं था, खेलने जाता था या टाइम वेस्ट ज़्यादा किया, 3 सवाल गलत क्यों किए, 10 में से 10 सवाल सही क्यों नहीं किए, यानी बच्चे से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू पर, यानी कि बच्चे से सोचना, खेलना, विचारना, सब पर, यानी भावात्मक सोचने से संबंधित, भावना एवं रुचि से संबंधित होता है, और क्रियात्मक होता है बच्चे की मानसिक एवं शारीरिक गतिविधियों से होता है। इन सब पर ध्यान दिया जाए तो ये क्या होगा मित्रों, मूल्यांकन होगा। देखो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। जैसे इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। ये किसके अंतर्गत आता है, मूल्यांकन के अंतर्गत। जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने मूल्यांकन प्रश्न किए बच्चे को, और आपको पता चल गया कि बच्चे को ये तो समझ में आता है लेकिन ये समझ में नहीं आता। जो समझ में नहीं आता तो क्यों नहीं आता, गलती के कारण का पता लगाना निदान होता है। अब गलती के कारण का पता लगा के आप उस गलती को क्या करेंगे, दूर करेंगे, और दूर करना क्या होता है, उपचार। यानी बच्चे ने नहीं समझाए तो क्यों नहीं समझाए, या तो अध्यापक के समझाने में कमी रही है या फिर विद्यार्थी के समझने में कमी रही है। इन सब बातों पर ध्यान देना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और बच्चे को तब तक पढ़ाया जाए जब तक बच्चे की समझ में ना आ जाए, तो ये क्या होता है, मूल्यांकन होता है। लेकिन आजकल अध्यापक मूल्यांकन न करके मापन करते हैं, क्योंकि मापन करना आसान होता है, मूल्यांकन करने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है। जब अपन लोग पढ़ते थे 9th या 10th में पढ़ते थे, तो अपन ने देखा था कि कोई भी रिश्तेदार आया तो उसने सवाल पूछा। ज़्यादातर रिश्तेदार गणित के ज़्यादा सवाल पूछते हैं, तो उस सवाल पूछा और बच्चे ने गणित का सवाल सॉल्व कर दिया। तो रिश्तेदार ने समझा कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। ये मत समझो कि अगर उसको गणित आ जाता है तो सारी सब्जेक्ट उसको बहुत अच्छे से आती हैं। हो सकता है वो इंग्लिश में कमज़ोर हो सकता है वो संस्कृत में कमज़ोर हो सकता है वो हिंदी नहीं आती हो। जिस बच्चे को साइंस आती है अच्छी और गणित आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको बाकी की सब्जेक्ट भी उतनी ही अच्छी आती हैं। तो देखो कि अगर बच्चा 5 सब्जेक्टों में बहुत अच्छे नंबर लाता है और एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो उन नंबरों का कोई मायने नहीं होता, क्योंकि बच्चा तो फेल है तो फेल ही रहेगा। अगर बच्चे से ये पूछ लिया जाए कि बेटा तेरी 6 सब्जेक्ट बहुत अच्छी चल रही हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम है तो बताओ, उस प्रॉब्लम को पेपर से पहले अपन सुधार सकते हैं। बच्चे ने प्रॉब्लम बताई, आपने बच्चे की प्रॉब्लम को सुना और उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए आपने बच्चे के साथ प्रयास किए। ये किसके अंतर्गत आएगा, मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। और बच्चा बहुत सुखद महसूस करेगा, क्योंकि जो उसके मन में द्वंद्व उठ रहा था कि मैं उस सब्जेक्ट में फेल ना हो जाऊं या वो सब्जेक्ट मुझे आती नहीं है, तो वो द्वंद्व क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अपन एक अगले एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं कि जैसे घर पे बादाम पीसते हैं, बादाम को एक बार पीसा, एक बार पीसने के बाद छलनी में निकाला, और जो बच गया, जो निकल गया है वो तो निकल गया, जो बच गया, जो निकल गया है वो तो क्या है, मापन। जो बच गया है वो क्या है, मूल्यांकन। क्योंकि मूल्यांकन यहीं से स्टार्ट होगा। जो बच गया है इसका मतलब वो क्या था, नहना नहीं पिसाता। उस बचे हुए को तब तक पीसेंगे वो जब तक पूरा छलनी से ना निकल जाए, यही क्या होगा, मूल्यांकन। ऐसे कह सकते हैं कि बादाम को पहली बार पीसा, जो छलनी में से निकल गया वो तो क्या था, मूल्यांकन। जो बच गया उसको कैसे इतना महीन पीसना है कि वो छलनी से वो भी निकल जाए, तो वो क्या होगा, मूल्यांकन। तो देखो मित्रों, अब अपन आगे चलते हैं।
बच्चे के केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच हो तो मापन कहलाता है, और जब ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों पर बल दिया जाए तो मूल्यांकन कहलाता है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। क्योंकि देखो मापन का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। जैसे अपन ने बच्चे का पेपर लिया, 10 नंबर का था, ऑब्जेक्टिव 10 सवाल दिए हुए थे, 10 में से बच्चे ने 7 सवाल सही किए, आपने 7 नंबर दे दिए, क्या हुआ? मापन बहुत सीमित है। बच्चे ने 7 सवाल सही क्यों किए, 3 सवाल गलत क्यों हुए, क्या कारण था? अब यहाँ से स्टार्टिंग होगी तो वो क्या होगा? मूल्यांकन। तो वो तो क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाएगा, उसमें गलती के कारण का भी पता लगाना है और गलती को दूर भी करना है मित्रों। तो ये क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा। ये आपको मैं समझा ही चुका हूँ कि मापन के अंतर्गत निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण आता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी आपको समझा चुका हूँ। क्योंकि जब बच्चा डेली पढ़ने आता है तो बच्चा डेली सीखता है, जो नहीं सीखता है उसको दोबारा से सिखाते हैं और तब तक सिखाते हैं वो जब तक सीख ना जाए, क्योंकि बच्चा डेली सीखता है। और मूल्यांकन भी बच्चे का तब तक होता रहता है जब तक वो सीखता है। यानी मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको डॉक्टर BS ब्लूम ने दिया था। यानी मूल्यांकन का जो जनक है डॉक्टर BS ब्लूम को जाना जाता है। कई बार पेपर में पूछा हुआ है मित्रों कि मूल्यांकन का जनक कौन है, तो मूल्यांकन का जनक है डॉक्टर BS ब्लूम। BS ब्लूम ने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय माना है। यहाँ से मित्रों सवाल बनता है और ये पूछता है कि डॉक्टर BS ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिध्रुव नहीं है, और वो ऑप्शन इनसे मिले जुले हुए देता है। पहला तो आता है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा आता है अधिगम अनुभव, और तीसरा ऑप्शन देता है शिक्षण अनुभव, और चौथा देता है मूल्यांकन विधि या प्रविधि। और इस सवाल को वही सही कर पाता है जिसको ये सवाल पड़ा हुआ होता है, क्योंकि शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव हमको एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो वाकई में सही होता है वो होता है अधिगम अनुभव। शिक्षण उद्देश्य का मतलब है कि बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। जैसे हमें साइंस में गति के नियम पढ़ाने, तो हमारा उद्देश्य है गति के नियमों को सिखाना। अब बच्चे ने गति के नियम कितने सीखे और क्यों नहीं सीखे, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? मूल्यांकन। और जो बच्चे ने सीख लिए हैं और उनको अपने व्यवहार में यूज कर लिया है, अपने व्यवहार में अपना लिया है, यानी गति के नियम पढ़ने से बच्चे के जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, वो क्या होगा मित्रों? अधिगम अनुभव होगा। क्या होगा? अधिगम अनुभव होगा। अधिगम अनुभव होगा। तो इससे आगे अपन पढ़ते हैं। मित्रों अपन उससे आगे पढ़ेंगे मूल्यांकन की परिभाषाएं। इससे पहले पढ़ रहे थे अपन कि मूल्यांकन का कंसेप्ट किसने दिया था। मैंने कई लगातार अध्यापक भर्ती के पेपर देखता आ रहा हूं बहुत वर्षों से, तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ जिनमें मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित सवाल ना आए। और सरस्वती का माँ का ऐसा आशीर्वाद रहा है कि जो पढ़ा दिया है उसमें से आ जाता है, और बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन कंसेप्चुअल है, समझने वाला है। तो मूल्यांकन के त्रिकोणीय ध्रुव से आगे पढ़ेंगे अपन मूल्यांकन की परिभाषाएं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि कोठारी आयोग ने मूल्यांकन की परिभाषा क्या दी है। देखो मित्रों, कोठारी आयोग ने कहा है कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा का अभिन्न अंग है एवं शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आपको याद कैसे करनी है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा का अभिन्न अंग है और शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी है? कोठारी आयोग ने। मित्रों एक बार पेपर में परिभाषा को ऑप्शन के रूप में पूछा गया था कि मूल्यांकन के बारे में निम्न में से सत्य कथन है। पहला ऑप्शन था मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दूसरा था शिक्षा का अभिन्न अंग है, और तीसरा था शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और चौथा था उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा? आप समझ तो गए ही होंगे कि इसका आंसर होगा चौथा, उपयुक्त सभी। तो अगली परिभाषा देखते हैं। देखो पहली परिभाषा तो ये थी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दूसरी ये है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, ऐसा कहा है डांडे करने क्या कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह बताती है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए। ये परिभाषा दी है डांडे करने। और किसी वस्तु का सही मापन किया जा सकता है, ऐसा कहा है गुड्स ने। क्या कहा है? गुड्स ने। देखो मित्रों परिभाषा कैसे याद करते हैं।
यहाँ तक कि मेरे अनुभव के अनुसार और सरस्वती माँ के आशीर्वाद से जो परिभाषा लिखी गई हैं इनमें से ही एक कोई ना कोई परिभाषा पूछ लेता है पेपर में। सबसे पहली परिभाषा तो ये है कोठारी आयोग के अनुसार। कोठारी आयोग के अनुसार तो यह है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा का अभिन्न अंग है और शिक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए ये का डंडे करने और किसी वस्तु का सही रूप से या सही ढंग से मापन किया जा सकता है, ऐसा कहा है गोड्स ने। और अगली परिभाषा है राइट स्टोन के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर मूल्य निर्धारित करने या आंकने की बात कही जाती है। तो मित्रों देखो, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम रहती है कि परिभाषाएं याद नहीं होती हैं। मैं ये कहता हूँ कि परिभाषाएं बहुत आसानी से याद होती हैं। परिभाषाओं को बार बार पढ़ो, कम से कम एक परिभाषा को 10 बार एक साथ पढ़ो, अभ्यास करो। वैसे भी थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम दिया है कि बालक अभ्यास से ज़्यादा सीखता है, ऐसे उसी प्रकार आप भी परिभाषाओं का अभ्यास करेंगे तो मैं समझता हूँ 100% परिभाषा आपको याद हो जाएगी। इससे आगे चलते हैं मित्रों, अब देखेंगे मूल्यांकन की विधियाँ। मूल्यांकन की विधियाँ। मूल्यांकन की विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। मूल्यांकन की विधियाँ दो प्रकार की हो सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, आंतरिक या बाह्य, परिमाणात्मक और गुणात्मक, या फिर ये कह सकते हैं कि सारांशात्मक या रचनात्मक। क्योंकि ये सवाल इस सवाल में थोड़ा मतभेद है। कई टीचर ये बताते हैं कि मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है, कई ये कहते हैं 2 प्रकार का, लेकिन मतभेद रखना नहीं है। क्योंकि रीट जब 2015 में पहली बार हुआ था तो ये सेकंड लेवल में पूछा हुआ था सवाल कि मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, तो मूल्यांकन 2 प्रकार का ही माना है। बोर्ड ने भी मूल्यांकन को 2 ही प्रकार का माना है। इसको ये भी कह सकते हैं कि आंतरिक या बाह्य मूल्यांकन, या फिर ये कह सकते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक, या फिर ये कह सकते हैं रचनात्मक और सारांशात्मक। ठीक है मित्रों, या फिर ये कह सकते हैं कि परिमाणात्मक और गुणात्मक। तो देखो, जो मूल्यांकन की विधियां हैं वो 2 प्रकार की हैं। पहली है परिमाणात्मक और दूसरी है गुणात्मक। मूल्यांकन की विधियां हैं परिमाणात्मक और दूसरी है गुणात्मक। परिमाणात्मक होती है 3 प्रकार की। परिमाणात्मक होती हैं 3 प्रकार की, मौखिक, दूसरी होती हैं लिखित और तीसरी होती है प्रायोगिक। गुणात्मक में अपन साइकोलॉजी में व्यक्तित्व मापन की जो विधियां पढ़ते हैं, व्यक्तित्व मापन की विधियां वो सभी आती हैं। मापन की विधियां वो सभी किस में आती हैं? गुणात्मक में। इसको भी अपन समझेंगे, पहले समझ लेते हैं परिमाणात्मक को। परिमाणात्मक होती है 3 प्रकार की, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। मौखिक जिसमें बाय बाय होता है, जैसे अपन छोटे थे, अपन दुकान पे जा रहे होते हैं तो जैसे किसी ने बुलाया कि फलाने के इधर आ, बोल 2 का पाड़ा बोल, 15 का पाड़ा बोल, कितने नंबर 1 से 8 हुए, 2.25, 2.25 कितने हुए, ये कौन सा था? मौखिक। अपन जो लिख के देते हैं, जो आप पेपर देते हो, जो ऑब्जेक्टिव आता है वो कौन सा होता है? लिखित। यानी जो लिख के पेपर दिया जाता है वो किस में आता है? लिखित में आता है। और जिसमें प्रैक्टिकल कराए जाते हैं वो किस में आता है? प्रायोगिक में। तो लिखित भी 4 प्रकार का होता है।
पहला होता है वस्तुनिष्ठ, दूसरा होता है अति लघुत्तरात्मक, तीसरा होता है लघुत्तरात्मक और चौथा होता है निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ वो होता है जिसमें टिक लगा के आंसर दिया जाता है। अति लघुत्तरात्मक वो होता है जिसमें एक या दो शब्द का आंसर दिया जाता है, एक या दो शब्द का आंसर दिया जाता है। लघुत्तरात्मक वो होता है जिसमें 20 से 50 शब्द के मध्य आंसर दिया जाता है। और निबंधात्मक वो होता है जिसमें 100 से 500 शब्द तक आंसर दिया जाता है। देखो मित्रों, कंपटीशन में सबसे ज़्यादा जो मूल्यांकन होता है वो दो के द्वारा होता है, एक तो वस्तुनिष्ठ और एक निबंधात्मक। अब इन दोनों में से अपने को ये देखता है कि दोनों में से जो निष्पक्ष मूल्यांकन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो वस्तुनिष्ठ के द्वारा होता है या फिर निबंधात्मक के द्वारा होता है। तो जो निष्पक्ष मूल्यांकन होता है वो किसके द्वारा होता है, वस्तुनिष्ठ के। अब वस्तुनिष्ठ के प्रकार देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ के प्रकार, सबसे पहला है बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय तो मित्रों आप सब जानते ही हैं, जिसमें 4 विकल्प दे रखे होते हैं, जिनमें से एक को सही लगाना होता है। वो कौन सा होता है, बहुविकल्पीय। दूसरा होता है सत्य असत्य। सत्य असत्य, जो सत्य और असत्य के निशान लगाते हैं, जैसे सही और गलत या ट्रू और फॉल्स वाले सवाल आते हैं, वो वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। मित्रों यहाँ से एक सवाल पूछता है 100%, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सत्य असत्य और रिक्त स्थान वाले सवाल किस में आते हैं, अति लघुत्तरात्मक में, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुविकल्पीय भी किस में आते हैं, वस्तुनिष्ठ में। सत्य असत्य भी किस में आते हैं, वस्तुनिष्ठ में। और रिक्त स्थान भी किस में आते हैं, रिक्त स्थान आते हैं वस्तुनिष्ठ में। इसके अलावा आते हैं मिलान। जैसे आप कई बार देखते हैं कि एक तरफ तो राजा दे रखे होते हैं और एक तरफ उनका टाइम दे रखा होता है कि इतने इतने से काल तक रहे, तो वो कौन से सवाल है, मिलान वाले। जैसे एक तरफ अधिगम के सिद्धांत दे दिए और एक तरफ उनके जनक दे दिए, फिर कहते हैं कि मिलाओ कौन से सिद्धांत का जनक कौन है। तो ये किस में आते हैं, मिलान में आते हैं मित्रों। अब अगला देखते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण, वर्गीकरण वाले सवाल वो होते हैं, जैसे मैंने लिखा निम्न में से भिन्न है 9, 16, 25 और 21। तो देखो ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और ये किसी का वर्ग नहीं है। तो कौन सा है आंसर इसका, 21 होगा। ये किसके अंतर्गत आता है, वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। और लास्ट आता है सादृश्यता अनुभव। सादृश्यता अनुभव, सादृश्यता अनुभव में वो होता है कि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध तीसरे का चौथे से होगा। यानी पहले का वर्ग है दूसरा, तो तीसरे का वर्ग भी क्या होगा, चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो ये किस में आते हैं मित्रों, सादृश्यता में आते हैं। एक बार और देख लो कि मूल्यांकन की विधियां 2 प्रकार की होती हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक होती हैं 3 प्रकार की, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। मौखिक वो होती हैं जिससे केवल मौखिक जवाब दिया जाता है, ओरली। जैसे बाय बाय होता है वो मौखिक में आता है, जो आप पेपर देने जाते हैं वो लिखित में आते हैं, और जो आपसे प्रैक्टिकल लगा गए थे वो प्रायोगिक में आते हैं। और लिखित होता है 4 प्रकार का, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक।
वस्तुनिष्ठ भी वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत 6 प्रकार के सवाल आते हैं। बहुविकल्पीय, सत्य असत्य, रिक्त स्थान, मिलान, वर्गीकरण और सादृश्यता अनुभव। तो ये होते हैं मित्रों। अब उससे आगे अति लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक में आते हैं। अति लघुत्तरात्मक 1 या 2 शब्द का आंसर दिया जाता है। लघुत्तरात्मक में 20 से 50 शब्द का दिया जाता है और निबंधात्मक में दिया जाता है मित्रों 100 से 50 शब्द। अब देखते हैं गुणात्मक मूल्यांकन की। गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं मित्रों। अपन पढ़ रहे हैं मूल्यांकन की विधियां। मूल्यांकन की विधियों में 2 थे, परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक में आपको समझा चुका हूं। परिमाणात्मक होते हैं 3 प्रकार, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक। लिखित होते हैं 4 प्रकार, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक। अब देखते हैं गुणात्मक। गुणात्मक विधियां वो होती हैं, गुणात्मक विधि वो होती है जो अपन साइकोलॉजी में व्यक्तित्व मापन पढ़ते हैं। और व्यक्तित्व मापन के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की जो विधियां पढ़ते हैं वो किस में आती हैं? गुणात्मक में। जैसे अवलोकन विधि है, जांच सूची विधि है, साक्षात्कार विधि है, संचयी अभिलेख विधि है, प्रश्नावली विधि है, क्रम निर्धारण मापनी है। ये सब किस में आते हैं? गुणात्मक में। और अपन इससे आगे पढ़ेंगे अब मूल्यांकन की औपचारिक विधियां, जो इस प्रकार हैं। मूल्यांकन की औपचारिक विधियां मित्रों, अब पढ़ेंगे मूल्यांकन की औपचारिक विधियां। मूल्यांकन की औपचारिक विधियों में जो मुख्य रूप से हैं वो हैं साक्षात्कार, जांच सूची, प्रश्नावली और अभ्यास कार्य। साक्षात्कार देखो मित्रों, साक्षात्कार को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। साक्षात्कार में क्या होता है कि व्यक्ति आमने सामने होते हैं। आमने सामने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या लेता है? एग्जाम लेता है, यानी देखता है कि उसमें कितनी निपुणता है, यानी तथ्यों का संकलन किया जाता है। जांच सूची में क्या होता है कि बच्चे की रुचि या भावनाओं से संबंधित एक पेज बना लिया जाता है और भावनाएं रुचियों को लिख लिया जाता है कि बच्चे ने कौन कौन सी भावनाएं या रुचियों में निपुणता है, उन पर टिक लगा दिया जाता है। अगर सही होता है तो हाँ लिख देते हैं और गलत होता है तो ना लिख देते हैं। तीसरा है प्रश्नावली। प्रश्नावली के अंतर्गत बच्चों के विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों का चयन किया जाता है। प्रश्नों के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्नावली मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक तो खुले प्रश्न होते हैं और एक दूसरे बंद प्रश्न होते हैं। तीसरा होता है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य ये होता है किसी भी कार्य को बार बार करना, यानी तब तक करना जब तक उसमें निपुणता ना आ जाए। जैसे अपन पहले कार चलाना सीखते हैं तो पहले धीरे धीरे सीखते हैं, फिर बार बार चलाते हैं तो उसमें निपुणता आ जाती है। जैसे साइकिल चलाना सीखे थे अपन, पहले गिरते थे, कभी गिर जाती थी, कभी साइकिल हमारे ऊपर तो हम साइकिल के ऊपर, कभी साइड लेने में दिक्कत होती। तो धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करते गए तो हमें साइकिल चलाने में क्या हो गई? निपुणता हो गई। मित्रों, ऐसे ही बच्चे के लिए, बच्चा किसी भी चीज़ का बार बार अभ्यास करेगा तो उसको उस चीज़ में क्या आ जाएगी? निपुणता आ जाएगी। और इसके बाद अपने टॉपिक की लास्ट हेडिंग बचती है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं जो निम्न प्रकार है। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं, जिसमें अपन सबसे पहले देखेंगे वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता। दूसरी है विश्वसनीयता। तीसरा है वैधता और चौथी है व्यापकता या फिर विवेदकारिता। इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है मित्रों,
कैसे भी लिख सकते हैं, विभेदकारिता। पांचवी है व्यापकता और छठवीं है स्पष्टता। वस्तुनिष्ठता देखो मित्रों, जैसे अपन ने 20 ऑब्जेक्टिव सवालों का पेपर बनाया, किसी बच्चे ने 20 में से 16 सवाल सही कर दिए, 16 सवाल सही किए, तो 16 सवालों के ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, प्रत्येक सवाल 1 नंबर का है, तो 16 नंबर दे दिए। अब जो नंबर दिया है वो हमारा खास भाई है, तो बताओ उसके हम अपन 16 से 17 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, प्रत्येक सवाल 1 नंबर का है, जितने सही हैं उतने ही। जो 16 सवाल हैं वो हमारा प्रतिद्वंदी है, उससे बनती नहीं है हमारी, उसके अपन 15 कर सकते हैं या 14 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। न तो हम बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, यानी पेपर पर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़े तो ये विशेषता क्या होगी? वस्तुनिष्ठता होगी। क्या होगी? वस्तुनिष्ठता। यदि मूल्यांकन पर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़े तो मूल्यांकन की यह विशेषता क्या होगी? वस्तुनिष्ठता। अब देखो मित्रों, जो कॉपी चेक की थी जिस बच्चे की, उस बच्चे के 20 में से 16 नंबर आए जो कक्षा में सबसे अधिक थे। तो बच्चों ने कहा कि ये जो 16 नंबर हैं वो टीचर का भाई है और उसने अपने भाई के सबसे ज़्यादा नंबर दे दिए हैं। प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं, प्रिंसिपल से कहते हैं सर इस कॉपी को दूसरे टीचरों से चेक कराओ। तो जब प्रिंसिपल ने दूसरे टीचरों से चेक कराई तो भी कितने आए? 16 नंबर। तीसरे से चेक कराई तो भी कितने आए? 16 नंबर। चौथे से चेक कराया तो भी कितने आए? 16 नंबर। प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आया तो मूल्यांकन की यह विशेषता कहलाती है विश्वसनीयता। यानी मूल्यांकन को एक अध्यापक द्वारा मूल्यांकन कराओ या अध्यापकों के समूह द्वारा मूल्यांकन कराओ, यदि प्राप्तांकों में अंतर नहीं आ रहा है तो मूल्यांकन की यह विशेषता कहलाती है विश्वसनीयता। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़े, व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़े तो मूल्यांकन की विशेषता कहलाएगी वस्तुनिष्ठता। और प्राप्तांकों में अंतर नहीं आए, प्राप्तांकों में अंतर नहीं आए तो मूल्यांकन की यह विशेषता कहलाएगी विश्वसनीयता। वैधता, जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है तो मूल्यांकन कैसा होगा? वैध। जैसे सरकार 9000 टीचरों की भर्ती कर रही है तो उसका उद्देश्य क्या है? 9000 उन टीचरों को लेना जो सबसे योग्य हैं, मेरिट में जो सबसे योग्य हैं, और जब टीचरों की भर्ती हो जाएगी, सरकार को टीचर मिल जाएंगे तो उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। विभेदकारिता, पेपर का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि बच्चोों की बुद्धि लब्धि को ध्यान में रखते हुए बच्चों को विभिन्न वर्गों में बांट सके। जैसे पेपर 40 से 60% सरल हो, 20 से 60 फिर 20% कठिन हो और 20% सबसे कठिन हो। यानी पेपर इस तरह से बनाया जाए कि सभी प्रकार के बच्चों को उसमें ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं है कि सरल है सभी कर दें या कठिन है कोई ना कर पाए, यानी सभी स्तर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए पेपर का निर्माण किया जाए। व्यापकता, व्यापकता से तात्पर्य होता है कि जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना, और यह तभी संभव है जब प्रश्न कैसे होंगे? वस्तुनिष्ठ। अगर आपने प्रश्न निबंधात्मक ले लिए, जैसे मैं बात करूं किसी पेपर में 150 सवाल दे रखे हैं, जैसे सीटेट की बात करो, रीट की बात करो या किसी भी टेट की बात करो, 150 सवाल दे रखे हैं और 150 सवाल निबंधात्मक दे दिए तो बच्चे का मूल्यांकन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यह है मित्रों। अब होता है स्पष्टता। स्पष्टता से तात्पर्य कि प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट और छात्र के स्तर के अनुसार हो, तो वो क्या हो जाएगी? स्पष्टता। एक बार और देख लेते हैं। यदि मूल्यांकन पर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़े तो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होगा। यदि प्राप्तांकों में अंतर नहीं आए तो मूल्यांकन विश्वसनीय होगा, और उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है तो मूल्यांकन वैध होगा, और बच्चों में अंतर करना विभेदकारिता, और पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना व्यापकता होती है, और प्रश्नों की भाषा सरल स्पष्ट एवं छात्रों के अनुसार हो तो स्पष्टता होती है। अब इसको लिख लेते हैं। मैं समझता हूँ मित्रों आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत सरल है और बहुत आसान है। आज तक टीचर भर्ती का ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें मूल्यांकन की विशेषता ना पूछी गई हो। यहाँ से सवाल आता ही आता है।
तो सबसे पहली विशेषता थी वस्तुनिष्ठता। यदि मूल्यांकन पर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़े, कैसे नहीं पड़े वो मैं आपको समझा चुका हूं। व्यक्तिगत प्रभाव ना पड़े तो मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होगा। दूसरा है विश्वसनीयता। एक अध्यापक द्वारा मूल्यांकन कराओ, या अध्यापकों के समूह द्वारा यदि प्राप्तांकों में अंतर नहीं आ रहा है तो मूल्यांकन विश्वसनीय होगा। तीसरा है वैधता। जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जाए जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जाए जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जाए उस उद्देश्य की प्राप्ति हो तो मूल्यांकन वैध होगा। तो मूल्यांकन वैध होगा। अगला देखो, विभेदकारिता। मूल्यांकन का निर्माण इस प्रकार किया जाए जो बच्चों को उनकी बुद्धि लब्धि या योग्यता के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सके। अगला है व्यापकता। व्यापकता से तात्पर्य
निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम से है और ये तभी संभव है और यह तभी संभव है जब प्रश्न वस्तुनिष्ठ हों। जब प्रश्न वस्तुनिष्ठ हों। और लास्ट है स्पष्टता। स्पष्टता से तात्पर्य प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट और छात्रों के स्तर के अनुसार होने से है। इन्हीं विशेषताओं के साथ मित्रों मापन एवं मूल्यांकन टॉपिक समाप्त होता है और मैं समझता हूं कि किसी भी पेपर में इससे बार कोई सवाल आता नहीं है और आएगा भी तो आप इस टॉपिक को पढ़ के अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न प्रकार के सवालों का जवाब दे सकते हैं। नमस्कार मित्रों।